मैं ऑडिबल? Yes, sir. प्लीज कंफर्म। Yes, sir. हेलो। सो वी आर गोइंग फॉर एम्प्लॉय वारंटीज। और एम्प्लॉय वारंटीज के अंदर सबसे पहला एम्प्लॉय वारंटी जो यहाँ पे आता है, दैट इज द बायर मस्ट गेट क्वाइट पोजेशन। द बायर मस्ट गेट क्वाइट पोजेशन। पोजेशन तो समझ में आता है। क्वाइट यानी क्या? क्वाइट यानी अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। यानी जैसे आप किसी चीज के ओनर बन जाते हो, ओनर बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उस चीज को यूज करने मिले। और आप उसको कब यूज कर पाओगे? जब वो आपके पोजेशन में हो। यानी अगर हमें पोजेशन मिलने में देरी होती है ओनर बनने के बावजूद, हमें साइकिल खरीदी डिलीवरी नहीं दी, कार खरीदी डिलीवरी नहीं दी, मैंने कोई अच्छी वॉच खरीदी लेकिन डिलीवरी नहीं मिली, तो अगर पोजेशन के डिस्टर्ब होने से, डिले होने से अगर मुझे डैमेज होता है क्योंकि डिले हुआ है, तो मैं वो डैमेज क्लेम कर सकता हूं अंडर इम्प्लाई वारंटी। द बायर मस्ट गेट अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। अनडिस्टर्ब, मैंने कोई कार खरीदी सेकेंड हैंड, वो बंदे ने ऑलरेडी वो गाड़ी भाड़े पे दी थी किसी को 4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए, और खरीदने के बाद भी मुझे वो गाड़ी कब मिली? 6 दिन के बाद। तो 6 दिन जो मुझे डिले हुआ गाड़ी को लेने में, उसे कहते हैं डिस्टर्ब्ड पोजेशन, नॉट क्वाइट पोजेशन। और जब उस केस में हम पॉइंट नंबर 1 में जाके डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, द बायर मस्ट गेट क्वाइट पोजेशन। अगर मैं सेकेंड कॉन्सेप्ट से जाता हूं कि सर द गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस। यानी कि अगर कोई गुड्स जो है उसके ऊपर कुछ एनकम्बरेंस यानी लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी कि अगर मैंने कोई गुड्स खरीदे हैं और उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ लोन खड़ी है, और आप मुझे कहते हो वो लोन चुकानी पड़ेगी। अरे आपको मुझे बोलना चाहिए था ना, आपने पूछा नहीं। अरे भाई नहीं बोला ना, फिर भी देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने कोई कार खरीदी है और आपने ये लोन था या नहीं आपने पूछा नहीं, और पता चला कि उस पर 2 लाख की लोन आउटस्टैंडिंग है, तो जितना पे आपको करना पड़ा बैंक को टू रिमूव दैट लायबिलिटी, उतना पैसा आप किससे ले सकते हो? आपके ओरिजिनल सेलर से रिकवर कर सकते हो, क्योंकि ये इम्प्लाइड है कि आप जो खरीद रहे हो वो क्या होनी चाहिए? फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस होनी चाहिए। एक सेकेंड, एक बार पढ़ लीजिए सेकेंड पॉइंट। इम्प्लाई वारंटी दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और एनी एनकम्बरेंस इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। फ्री फ्रॉम एनी चार्ज यानी कोई भी लायबिलिटी खड़ी नहीं है अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, नॉट नोन टू द बायर बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। The effect is that if the buyer pays off the charge, यानी अगर कुछ लोन पे करना पड़ा बायर को, तो वो रिकवर कर सकते हैं वो पैसा किससे? वो पूरा का पूरा पैसा रिकवर किससे कर सकता है? सेलर से। अरे सर आपने गलत कर दिया, मैंने आपको 4 लाख रुपए दे दिए, तो आपने मुझे ये नहीं कहा कि आपका 1 लाख का लोन खड़ा है। अब जैसे ही मैंने रजिस्टर में जाके कहा कि मेरे नाम पे गाड़ी कीजिए, तो उन्होंने क्या कहा? इस पे तो लोन खड़ा है मैडम, वो लोन तो चुकाना पड़ेगा। अब या तो आप चुका दो एज सेलर, या तो मुझे चुकाना पड़ा, तो मैं आपसे वो वसूल कर सकता हूँ। नंबर 3, वारंटी फॉर क्वालिटी ऑफ यूसेज ऑफ ट्रेड। एंड नंबर 4, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजर नेचर ऑफ गुड्स। पहले मैं पॉइंट नंबर 4 ले लेता हूँ, बहुत इजीली हो जाएगा। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजर नेचर ऑफ गुड्स के लिए लॉ क्या कहता है? अगर आप पटाखे बेच रहे हो, दवाई बेच रहे हो, मच्छर मारने की दवाई बेच रहे हो, आप कोई परफ्यूम बेच रहे हो जो कभी भी फ्लेमेबल हो सकता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट है, या ऐसा कोई चीज जो बच्चों से दूर रखना चाहिए, ऐसी कोई भी चीज में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। कोई भी सिंपल से सिंपल चीज भी हो, आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया, उसे कुछ हो गया, तो आपको डैमेजेस देना पड़ेगा। आपको डैमेजेस देना पड़ेगा, यानी आपको हर चीज जो डेंजरस नेचर की होगी, सामने वाले के पास कॉमन सेंस है या नहीं है, पटाखा हाथ में लेके खींचे में फोड़ देगा ना, आपके हाथ में फोड़ देगा, आपने कहा अरे हाथ में क्यों फोड़ा, तो फिर भी आप लायबल हो जाओगे। अगर आपने लिखा नहीं कि प्लीज
डोंट प्लीज ओनली यूज एट पब्लिक प्लेसेस, स्टे अवे फ्रॉम दैट, ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आपको जो भी नुकसान होगा उसके लिए सीधे लायबल हो जाएगा। इसे कहते हैं डिस्क्लोजर ऑफ व्हाट, डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। ये सब की चीज कॉमन क्या है, सब में आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कैंसिल नहीं कर सकते। ये सब इम्प्लाइड कंडीशन नहीं, इम्प्लाइड वारंटी है। Point number 3, last part for this fourth element. Warranty is to fitness for public purpose may be annexed to a contract of sale by a custom or usage of trade. ये चीज को आपसे लिख रहा है, एक बार से रीड कर लीजिए, मैं समझाता हूँ। चलिए, ये पॉइंट कहता है कि आपकी वारंटी जो है वो अटैच हो सकती है थ्रू व्हाट, यूसेज ऑफ ट्रेड। यूसेज ऑफ ट्रेड यानी क्या सर? यूसेज ऑफ ट्रेड यानी ऐसा कोई चीज जो आपके एरिया के कस्टम्स के हिसाब से ऐड हो चुका है। यानी सर, कस्टम्स और यूसेज ऑफ ट्रेड मैंने पहले भी समझा है, मैं अभी भी समझा दूं आपको। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है सर, तो या तो कोई ऐसी कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड जो आपको डैमेजेस पे करने का हक देती, रिसीव करने का हक देती हो, एज पर योर एरिया, स्टेट, सिटी, सोसाइटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, वॉटेवर। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का कॉमन कस्टम पता है क्या है? पानी हमें फ्री में मिलता है, इन्हीं रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हम पानी के पैसे देने पड़ते नहीं है। तो ये हमारा यूसेज है कि डैमेजेस, मतलब वारंटी क्या है कि पानी फ्री में है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पर इंडिया के बाहर बहुत कंट्री ऐसे जहाँ पे पानी फ्री में नहीं मिलता। हम यहाँ पे कहीं खाना खाने जाएंगे तो अगर हमने इडली चटनी मुंबई में मैंने मंगवाया तो चटनी सांभर जितनी बार लेना है आपको फ्री में मिलेगा। जितना खाना है खाओ, पैसा एक्स्ट्रा लगेगा नहीं। तो यहाँ का कस्टम्स है, यूसेज ऑफ ट्रेड है कि आपको सांभर के पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे नहीं, चटनी। तो ये क्या हो गया, ये हमारे अभी यही चीज मैं रतला में आके एक मंगाऊ और मैं बोलूँ कि मुझे एक्स्ट्रा सांभर देना, उसे 5 रुपया लिया। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मुंबई में तो नहीं लेते। ये हर जगह का अलग अलग बेसिस हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है, कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड यानी कि कोई ऐसा पार्ट जो कोई कंट्री या कोई सिटी या कोई स्टेट या कोई एरिया, कोई सोसाइटी, कोई मार्केट में हो सकता है, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एज वन ऑफ द पॉइंटर। जैसे वो केस में जो भी केस होगा दो पर्सन के बीच में, वो ये प्रूव करेगा हमारे यहाँ पे ये चलन है सर ऐसा। मेरे गांव में आज से 10 साल पहले भी फटी हुई नोट चलती थी, मुंबई में नहीं चलती थी। इफ आई गो टू माई विलेज और उसने मुझे फटा हुआ नोट दिया तो मुझे देना पड़ता था। मैंने 20 रुपया दिया, 15 का खर्चा हुआ, 5 रुपया उसने कौन सा नोट दे दिया, फटा हुआ नोट, सेलो टेप मार के। कैन आई टेक इट और नॉट? आई कैन से नो, बट नहीं, वहां का एरिया अलाउ करता है उसको, आई हैव टू टेक इट। और जब जाते हैं मुझे भाई को देना पड़ेगा, भाई ये सब पैसा ले ले, तो मेरे वहां पे नहीं चलने वाले। तो कोई एरिया का कुछ एरिया से क्या हो सकता है, अलग अलग रेलेवेंस हो सकता है। कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड से वारंटी डैमेजेस ऐड हो सकता है, तो लिखा नहीं है, पर उस ट्रेंड के हिसाब से ऐड हो सकता है। आर यू क्लियर? टोटल कितनी वारंटी हुई इम्प्लाइड हमारी फिनिश हो गई है, 4। कौन सी? पहला कि बायर का पोजेशन क्वाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्वाइट, यानी डिस्टर्ब नहीं करने का, डिस्टर्ब नहीं करने का। डिस्टर्ब मतलब ये हार्दिक पांड्या के हाथ में बैट है ना, तो बैट ही उसने बैट मंगवाया हो, बहुत प्यार करता है क्रिकेट, मुझे लगता है रोज बैट लेके बैठता है। अब ये इंसान बैट उसने खरीदा हो, बैट मिले ही ना तो क्या करे? बैट मेरा हो गया, बैट बैट मिलेगा नहीं।
MS धोनी का साइन किया हुआ बैट, और सर आ ही नहीं रहा, हाथ में ही नहीं आ रहा, सर क्या करूं मेरा ओनर होके। कहने का मतलब है पोजेशन डिस्टर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? पोजेशन डिस्टर्ब। नंबर 2 के अंदर क्या देखा कि हमने जो गुड्स खरीदे उसके ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? एनकम्बरेंस यानी लायबिलिटी। लायबिलिटी होगी तो आपको चुकानी पड़ेगी तो जितना चुका उतना लेना पड़ेगा किसे? सेलर से। नंबर 3, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। सोनी मैडम ने क्या किया, हमने वो जूस दिया था, जूस के बॉटल में जहर था, पी लिया, चलेगा? सर लिखा ही नहीं था कि जहर है। अरे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो कोई फंस जाएगा तो। नंबर 4, आपके एरिया के कस्टम्स के हिसाब से कोई और वारंटी भी हो सकती है जो यहाँ पे लिखी नहीं, और वो भी क्या मानी जाएगी? लॉ कहता है भले ही लॉ में लिखा नहीं है, पर अगर आपके स्टेट के हिसाब से वो सत्य है तो उसको भी हम क्या मान लेंगे? उससे भी हम वारंटी मानेंगे, उससे भी हम वारंटी मानेंगे, उसे भी हम वारंटी मानेंगे। ऐसा आईसीआई ने किया था एक पेपर में, मुझे अभी भी याद है, इसलिए लिखा था कि अगर आंसर बुक्स के हिसाब से नहीं है लेकिन लॉजिकल है तो फिर भी आप राइट दे सकते हो। यानी बुक्स के हिसाब से वो आंसर नहीं है, फिर भी राइट क्यों दिया? राइट आंसर के ऊपर का आंसर था, समथिंग विच वाज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक। हेलो, ठीक है, तो हमने क्या फिनिश कर दिया? इम्प्लॉयमेंट फिनिश कर दिया। हम उससे आगे जाते हैं। ये पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट? केवीएट टेम्पर। मैं एक बार वापस सिखा देता हूँ ये पार्ट, फिर आप रीड कर लेना इसे। समथिंग विच इज डन। सेकंड रुक जाएगा। मुझे चाहिए मैं टैबलेट्स भी, एक सेकंड के लिए रुक जा रहा हूँ। Can you see the screen? देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ केवीएट टेम्पर हमने ऑलरेडी सीखा। इसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। डू यू अग्री? लेट द बायर बी अवेयर। अब ये जो एलिमेंट है उसके दो बेसिस है, will not be like, और उसका सेलर विल नॉट बी लायबल, फाइनली सेलर विल बी लायबल। सेलर लायबल कब नहीं होगा? तो हमने क्या देखा था कि सर आपका गुड्स का क्वालिटी और फिटनेस जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? बायर का, ना कि सेलर का। गुड्स का क्वालिटी और फिटनेस की जिम्मेदारी सेलर की या बायर की? बायर की, सेलर की नहीं। लेकिन अगर सेलर ने क्या किया है, सॉरी, लेकिन अगर बायर ने सेलर को क्या बताया है, उसका पर्पस, कि उसको वो गुड्स क्यों खरीदना है, इस पे उसने विश्वास रखा, सेलर की स्किल और जजमेंट पे। और उसका डे टू डे बिजनेस था कि नहीं था? वो उसका डे टू डे बिजनेस था। अगर ये तीन गतिविधियां सच हो जाती है तो हम कहेंगे हम कहाँ पहुंच जाएंगे? एक्सेप्शन में पहुंच जाएंगे, और वहां पे कौन लायबल हो जाएगा?
सेलर विल बी लायबल। नहीं तो कौन लायबल होता है? बायर लायबल होता है। डू यू एग्री? उसी के साथ इसका जो हमने इम्प्लाई कंडीशंस के जो पॉइंटर्स देखे थे, जो भी हमने इम्प्लाई कंडीशन पॉइंटर्स देखे थे, उसी के अंदर आप देखोगे ये आपका आ गया स्किलर, ये वाला पार्ट फर्स्ट वन, जहाँ पे सेलर ने आपने आपका पर्पस बता दिया, आपने उसके स्किल पर रिलाई किया और उसका डे टू डे बिजनेस था, तो हु इज बी लायबल? सेलर शैल बी लायबल इन द फॉलोइंग केसेस, एक्सेप्शन से बराबर से। नंबर 2 इसका एज पर डिस्क्रिप्शन होगा, हु विल बी लायबल? सेलर। डिस्क्रिप्शन हिसाब से नहीं है तो डेट ऑफ यूसेज जो हमने अभी देखा, सेलर गिल्टी ऑफ फ्रॉड, सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये सब एलिमेंट्स हमने ऑलरेडी कवर किए। और ये वाला पार्ट जो ये हमने फ्रॉड में देखा था कि अगर आपने आपका डिफेक्ट को छुपाया है, दैट इज नथिंग बट व्हाट? गिल्टी ऑफ फ्रॉड। ये सारे के सारे एक्सेप्शंस हमने कहाँ देखे थे? इम्प्लाइड कंडीशंस पे देखे थे। सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेम बाय सैंपल विद डिस्क्रिप्शन, फिटनेस और क्वालिटी, यूसेज ऑफ ट्रेड, गिल्टी ऑफ फ्रॉड, यूसेज ऑफ ट्रेड। ये सब क्या है सर? ये केवियट एम्प्टर के कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शंस है। तो वापस एक बार कहता हूँ, व्हाट इज केवियट एम्प्टर? केवियट एम्प्टर यानी कि बायर की जिम्मेदारी है कि वो जो चीज खरीदता है क्या वो उसके लिए उपयोगी है या नहीं है, इसको समझने की, जानने की और उसको अपनाने की जिम्मेदारी बायर की है, सेलर की नहीं है। इसे कहते हैं लेट द बायर बी अवेयर। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर टू आइडेंटिफाई द पर्पस फॉर व्हिच ही इज बाइंग द गुड्स। He cannot hold seller liable for the same. However, in the following cases, seller will be liable and not the buyer. Number one, where the buyer specifies the purpose for which he wants to buy the goods, and he relies on the skill and judgment of the seller, and it is a day-to-day business to do the same. In that case, who will be liable? Seller will be liable. Number two, in case where say goods are sold by description. Number three, goods are sold by sample. Number four, goods are sold by sample as well as description. Number five, goods are basically sold through a fraud or actively concealing a fraud. इस सब केसेस के अंदर सेलर लायबल हो जाएगा, ना कि बायर। इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 2 समाप्त होता है। टॉपिक नंबर 2 नहीं, टॉपिक नंबर 3 समाप्त होता है। हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 में एक देखा था ऑप्शन सेल, जो हमने सेकंड टॉपिक की तरह देखा। दूसरा हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तीसरा हमने देखा कंडीशन एंड वारंटी। अभी हम जाते हैं टॉपिक नंबर 4 पे, जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये शायद 5 होगा और एक है यहाँ पे डिलीवरी। नेक्स्ट 2 टॉपिक्स इसको लेते हैं, इसके बाद 6 टॉपिक बचेगा, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक। अब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी में से आई एम टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स एज ऑफ नाउ एज योर फर्स्ट टॉपिक। यहाँ पे आया डिलीवरी एंड पेमेंट। कैन यू सी दिस? डिलीवरी एंड पेमेंट। ये टॉपिक बहुत छोटा है, ये इतने पार्ट में तो टॉपिक समाप्त हो जाए। ये पेज और ये 2 पेज, इफेक्टिवली 3 पेज का टॉपिक है। अब डिलीवरी को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, यहाँ पे आ जाओ। देखो, डी फॉर डिलीवरी, मीनिंग और टाइप्स। मीनिंग में आता है जब आप वॉल्यूंटरीली अपने गुड्स की पोजेशन किसी बायर को देते हो तो उसे डिलीवरी कहा जाता है। यानी एक चोर आपके गुड्स लेके चला जाए, डिलीवरी माना जाएगा? नहीं सर, चोर हमारी मर्जी से लेता नहीं है, इसलिए उसे डिलीवरी माना नहीं जाएगा। जब शब्द वॉल्यूंटरी आता है तब वो डिलीवर माना जाता है। अपनी मर्जी से किसी को पोजेशन दिया तो डिलीवरी है, बिना मर्जी से दिया तो डिलीवरी नहीं, चोरी है। अब टाइप्स कौन से हैं? टाइप्स यहाँ पे 3 टाइप्स के गुड्स है बच्चों। एक है एक्चुअल, एक है सिंबॉलिक एंड एक है कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। इस केस के अंदर अगर आपने एक बॉल पेन खरीदी
तो डिलीवरी आपको पूरी पेन की मिली या नहीं मिली? मिली। पैसा दिया या नहीं दिया? इसे कौन सी डिलीवरी कहेंगे? जो गुड्स मांगा था वो गुड्स मिला फिजिकली, तो उसे कौन सी डिलीवरी कहेंगे? एक्चुअल डिलीवरी कहेंगे। आपने गाड़ी मंगवाई थी, गाड़ी की चाबी दिया, क्या दिया आपको? गाड़ी की कीज दी। सर हमने तो गाड़ी मांगी, गाड़ी नीचे है बेटा, बाकी मैं गधे, घर पे गाड़ी लेके नहीं आता, मैं घर पे चाबी लेके आता हूँ गाड़ी की। तो जब गाड़ी की चाबी तुझे दी है तो उसका मतलब गाड़ी तेरी हुई कि नहीं हुई? हुई। उसे क्विक डिलीवरी कहते हैं, उसे सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड। आपने एक वाउचर दिया जिससे आप 1,000 रुपए का गोल्ड खरीद सकते हो, तो वाउचर क्या होना जाएगा? सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गोल्ड। और ये आ गया आपका सिंबॉलिक, जहाँ पे पोजेशन का कोई सिंबॉलिक पर्पस दिया जाता है किसी और को, जिससे आप ये मानो कि फूड डिलीवर हो चुके हैं। हमने बहुत सारे फोटो देखे होते हैं कि गाड़ी बेचा है, खरीदा है, तो आपको गाड़ी का नहीं, गाड़ी के साथ क्या दिया जाता है? एक बड़ी चाबी दिया जाता है। तो चाबी क्या होने जाती है? एक सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स। पैसा जीता है तो आपको पैसे के लिए चेक दिया जाता है, चेक क्या होना जाएगा? सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ मनी। हेलो। और लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे भी, डिलीवरी ऑफ गुड्स सिंबॉलिक। इसको ध्यान से देखना। ये एक बड़ा सा गोडाउन है, इसमें 10,000 वाटरमेलन है। ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह पे है। ये सब का ओनर कौन है? निष्का तलवार सबकी ओनर है। और मैं कौन हूँ? मैं वेयर हाउस कीपर हूँ, मतलब जो इस वेयर हाउस का मालिक हूँ। ये वेयर हाउस पे गुड्स किसके हैं? निष्का तलवार के, जो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ओनर वो, मैं बेली हूँ जिसने गुड्स को संभाला है, क्योंकि उसके पास जगह नहीं थी रखने की। आई एम चार्जिंग हर फॉर दैट, बराबर है। अब निष्का तलवार ने कहा मुझे कि ध्वनिक सर, मैंने ये गुड्स में से एक पूरा ट्रैक, 10,000 वाटरमेलन का मैंने दे दिया है चिरायु को, चिरायु को दे दिया है। तो अभी आप, वो आएगा तो आप उसे दे देना, मैं आपको एक वाउचर बेचता हूँ। बोला ठीक है, ठीक है मैडम। अब जैसे ही चिरायु ने मुझे फोन किया कि सर, मेरे आपको निष्का तलवार का फोन आया, मुझे हाँ आया। सर वो 10,000 वाटरमेलन मेरे नाम पे बुक हो चुके हैं क्या, क्योंकि मैंने खरीदे हैं निष्का तलवार से? बोला हाँ। आपका बकेट नंबर 10 है ना, उसमें सब आपके है, मैं आपके नाम पे रख देता हूँ। आप लेके जाओ, लेके जाना है तो। सर एक काम करोगे? बोलो क्या? सर मेरे को अभी भी 10 दिन तक नहीं चाहिए। तो क्या आपके पास रख सकते हो जहाँ पे वो है? बोला हाँ। हाउ मच विल यू चार्ज? बोला 1,000 रुपीज ओनली। ठीक है सर, तो आप अपने पास रख लो, मैं 10 दिन के बाद लेने जाऊंगा। अब ये गुड्स पहले कहाँ थे? यहीं पे थे। अब कहाँ पे है? अब यहीं पे है। पहले ओनर कौन था? निष्का। अब ओनर कौन है? चिरायु। मतलब पहले गुड मेरे पास थे, अभी भी मेरे पास है। पहले ओनर चिरायु नहीं, निष्का थी, अब चिरायु है। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। पोजेशन रिमेन्स विद द सेम पर्सन बट ओनरशिप चेंजेस। पोजेशन रिमेन्स विद द सेम पर्सन बट ओनरशिप चेंजेस, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्या आपको समझा? अगर आपको इतना समझा हो तो मैं आपको मौका देता हूँ उसको रेफर करने का। यहाँ पे रेफर कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना रेफर कर लीजिए।
हाँ जी। हाँ। पढ़ना बाकी है, हो गया? हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन मिनिमम 5 बार दिखेगा आपको। एक्सप्लेन डिलीवरी विद इट्स टाइप्स, स्टैंडर्ड थ्योरी क्वेश्चन, 4 से 6 मार्क का। तो मिनिमम 5 से 6 बार आ चुका है। एक्सप्लेन डिलीवरी विद इट्स टाइप्स, 3 टाइप की डिलीवरी और एक मीनिंग। आगे क्लियर? ठीक है। आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही स्मूथ जाएगा। नाउ रूल्स एज टू डिलीवरी, ड्यूटी टू डिलीवर। ना पहला पार्ट क्या कहता है कि जब गुड्स बेचे गए, ओनरशिप चली गई, आता है प्रश्न डिलीवरी का। तो किसकी ड्यूटी है डिलीवर करने की? तो बहुत इजी है सर। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर, देन बायर टू accept the goods and pay the same according to the terms of the contract. सिंपल। ठीक है। डिलीवरी का मोड क्या होना चाहिए? तो कोई भी होगा। अरे ये समझ लेना कि अगर एक्चुअल नहीं है और सिंबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव है तो आज नहीं तो कल क्या होने वाला है? एक्चुअल होने ही वाला है। गाड़ी की चाबी दे दी, लेकिन कल तो गाड़ी में जाएंगे ना नीचे उतर के, तो एक्चुअल तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? आज नहीं तो कल एक्चुअल। लेकिन उस समय पे क्या मिला, उस बेसिस पे बोलते हैं। अब ये जोरदार कॉन्सेप्ट का एक स्टार्ट है जो कहता है कि आपने गुड्स खरीद लिए, उसने बेच दिए, आपने मांगे नहीं, उसने डिलीवर नहीं किए, तो कानून कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा नहीं है तो ये बायर का फर्ज बनता है कि डिलीवरी मांगे। और जब आप डिलीवरी मांगोगे तब ड्यूटी बनती है सेलर की उसको देने की। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू डू दैट, टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। डिलीवरी का अप्लाई करना बायर की ड्यूटी है। लेकिन सर हमने डिसाइड किया था कि वो दे देगा। देखो, एक शब्द लिखा है मैंने यहाँ पे, उसको ध्यान से देखो। अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपको एक्सप्रेस करना है, आपको जो बोलना है बोलो। मेरे घर में मत भेजना, रतलाम भेज देना, रतलाम मत भेजना, इधर भेज देना, उधर भेजना, इधर डिलीवरी करना, ये बजे करना, उतने बजे करना, सब बोले तो जैसा आप बोला वैसा होगा। कुछ नहीं बोला है तो आपको डिलीवरी मांगनी पड़ेगी, तब उसकी ड्यूटी बनेगी। आपने मांगी नहीं, उसकी ड्यूटी नहीं, अनलेस एक्सप्रेस अदरवाइज। पढ़ लीजिए।
पढ़ लिया। चलिए, अब आती है नेक्स्ट बात। प्लीज सर, डिलीवरी करनी कहाँ है? अरे सर, जहाँ बोलना होगा वैसा, आप जो मांगोगे वहां पे। सर कुछ बोला नहीं है तो, कुछ कहा नहीं है तो, देखो सर नॉर्मली तो लॉजिकली सब बोल देते उसको कहाँ चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त भूल गए बोलना, तो रूल क्या है डिलीवरी का, आप समझते हो? अगर गुड्स एग्जिस्टिंग है या फिर गुड्स फ्यूचर है, तो अगर आपके गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स है, तो डिलीवरी कौन से प्लेस पे होगी? जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना वहां उस समय पे देवर लाइंग, यानी उस समय पे गुड जहां पे थे वो डिलीवरी की प्लेस मानी जाएगी। यानी मेरा एक्टिवा मुंबई में है, बोरीवली में, मैं आया रतलाम, सुहानी सोनी ने कहा कि सर मुझे एक्टिवा खरीदना है, मेरा ले लो बेटा। और ठीक है सर, मैं ले लेती हूँ, पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त मेरा वो गुड्स कहाँ था? मुंबई में, बोरीवली में। तो कुछ नहीं बोला, डिलीवरी की प्लेस क्या हुई? मुंबई बोरीवली। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एग्जिस्टिंग गुड्स अगर होगा तो कुछ नहीं बोला गया है, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ डिलीवरी? जिस समय डिलीवरी हुई, जिस समय डिलीवरी, सॉरी, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस समय गुड्स जहां पे भी पड़ा होगा, दैट इज द प्लेस ऑफ डिलीवरी। और अगर वो कौन से गुड्स है? फटूरे नहीं, फ्यूचर गुड्स। अगर वो फ्यूचर गुड्स है, तो जिस जगह पे वो बनेंगे, दैट विल बी द प्लेस ऑफ डिलीवरी। एक बार पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अगला सुहानी, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ऑफ डिलीवरी। सर इफ टाइम इज फिक्स्ड, seller is bound to sell the goods to the buyer. He must send them within the fixed time. If there is no time fixed, then it should be during the reasonable time. That is reasonable hour or reasonable time. फिक्स है तो फिक्स टाइम, ये तो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ। डू यू एग्री? अब इसको पढ़िए एक बार, आपको कुछ समझ में आएगा कहीं ना कहीं। मैंने आपको अभी पढ़ाया, अभी अभी अभी। इसका मतलब पता है क्या है? जब चिरायु ने कहा कि सर आपको निष्का का फोन आया था, मैंने पता बैलेंस लिए उससे, तो जब तक मैं नहीं कहूंगा कि हाँ चिरायु मैंने आपके बिहाफ पे अभी वो गुड्स रखे हैं, तब तक चिरायु क्या नहीं मानेगा? डिलीवरी मानेगा नहीं। तो वाटरमेलन डिलीवरी कब मानी गई? जब मैंने कहा चिरायु भैया अब आपके बिहाफ पे होल्ड किया ये गुड्स। नहीं नहीं, मेरे को कुछ बोला नहीं है, मैंने कुछ नहीं जानता। अरे निष्का मैडम, चिरायु बोल रहा हूँ, अभी तक मेरे को डिलीवरी बजे से मिला नहीं है। मैं बात कर, अरे सर बोल दो ना उसको। जब तक थर्ड पार्टी के पास अगर गुड्स होंगे, और जब तक थर्ड पार्टी एक्नॉलेज नहीं करेगा, तब तक बायर को क्या नहीं लगेगा? गुड्स की डिलीवरी मिली है ऐसा लगेगा नहीं, ऐसा लगेगा नहीं।
क्या अंग्रेजी समझ में आई है आपको? वेरी गुड। अब आता है अगला प्रश्न एक्सपेंसेस का। रतलाम के आपके घर से ट्रांसपोर्टर तक का खर्चा और यहाँ पे मुंबई में जहां पे डिलीवर किया ट्रांसपोर्टर ने वहां से मेरे घर के आने का खर्चा, इसे कहते हैं एक्सपेंसेस फॉर मेकिंग डिलीवरी एंड एक्सपेंसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिलीवरी। मेकिंग यानी रतलाम से ट्रांसपोर्टर का खर्चा कौन बेयर करेगा? सेलर। और मुंबई के ट्रांसपोर्टर से मेरे घर का खर्चा कौन बेयर करेगा? बायर। वह चेक कर लीजिए ये वाला पार्ट। क्या आपको समझा पॉइंट नंबर जी? ना, अगर मैं ये कहूं कि आपने 10 पिज्जा मंगवाए थे और अगर वो 6 आए या ये 15 आ गए या फिर पिज्जा के साथ कुछ पाव भाजी भी आ गया, 6 आए, 12 आए या कुछ और आ गया, अगर कम आए हैं तो या तो आप क्या कहोगे? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। या तो आप क्या कहोगे? मुझे 6 दे दो, 6 के पैसे ले लो। यानी if the seller delivers to the quantity lesser than he contracted for, he may reject the goods or accept the goods. If he accepts, he shall be paying for the quantity accepted at the rates contracted for. जो भी पिज्जा का भाव होगा 6 का ही देना पड़ेगा। डू यू एग्री? अगर मंगवाए 10 थे और 12 आ गए तो पूरे के पूरे 12 रख सकता है, 10 रख के दो वापस कर सकता है या फिर पूरे के पूरे रिजेक्ट कर सकता है। तो वो पूरा रिजेक्ट क्यों करेगा? नॉर्मली इसका नहीं करेगा। कि कभी कभी अगर कुछ ऐसी चीज लेके आए हो जो मिक्स हो चुकी है पूरी की पूरी, मतलब हमने 10 प्लेट पाव भाजी मंगवाई थी, उन्होंने 12 प्लेट पाव भाजी दे दी और 12 प्लेट पाव भाजी एक बर्थडे से टम्बलर में एक साथ दे दी। अब 12 में से दो 10 कैसे करूं? हमने अगर 10 लीटर बासुंदी या 10 लीटर आमरस मंगवाया हो, 10 किलो आमरस, 12 किलो आ जाए तो एक साथ 12 किलो का बड़ा सा एक जगह। अब सर समझ में नहीं आ रहा अलग कैसे करें? आप ही लेके जाओ भाई, आप ही करके लेके आना। हेलो, ऐसा पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल। या तो आप पूरा रिजेक्ट कर सकते हो, पार्शियल एक्सेप्ट, या फिर पूरा कर सकते हो। बहुत इजी था। जब गुड्स बाकी से मिक्स हो चुके हैं तो मिक्स यानी seller delivers to the buyer goods order mixed with other goods. The buyer will reject the whole, accept the agreed goods and reject the अलग अलग है तो हम एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, बाकी तो प्रोजेक्ट ही करना पड़ेगा। डू यू एग्री? जैसा ये बहुत सिंपल था, एक बार वापस पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, मैं रुकता हूँ आपके लिए। इसके बाद फिर क्या बचेगा हमारा? पॉइंट नंबर जे, पॉइंट नंबर के, आई, एम, एन। सर पॉइंट नंबर जे से शुरू करते हैं, फिर थोड़ा सा गेम बड़ा हो सर जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो थोड़े हेवी है। लेट मी जस्ट क्लियर आउट द इजियर वन फर्स्ट। देखो, यहाँ पे आ जाता हूँ, इजी के लिए खत्म कर देता हूँ। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स यानी क्या?
अगर अमेजोन से आपने कुछ मंगवाया, आपको कुछ पसंद नहीं आया, आप रिजेक्ट कर दिए, रिटर्न करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना है सेलर को मुझे रिटर्न करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। पिकअप कौन करता है, आप या वो सेलर? यानी नॉर्मली इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बायर कि अगर उसे कुछ रिजेक्ट होते हैं, उसे सिर्फ क्या करना है, इन्फॉर्म करना है सेलर को, भैया आप लेके जाइए। पढ़ी है। क्या आपने पढ़ा? आगे कहता है अगर आपने कोई ऑर्डर किया हो अमेजोन से आपके एड्रेस पे, और फिर आप क्या करो, जब डिलीवरी आता है आप रिजेक्ट कर दो, गलत कर रहे हो आप लोग। बायर ऐसा गलती करेगा कि वो एक्सेप्ट करने को रिफ्यूज कर दे, निग्लेक्ट कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो क्या हो जाएगा, लायबल फॉर व्हाट, लायबल फॉर, गलत कर रहे हैं। आप पकड़े जाओ वो अलग बात है, आप पकड़े जाओ वो अलग बात है, आप पकड़े जाओ या नहीं वो तो सब दुनिया बताएगी, लेकिन क्या आप लायबल हो या नहीं एज पर लॉ? हाँ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडर करके बाय किया, तो आपको ड्यूटी बनती है उसको खरीदने, उसको एक्सेप्ट करने की। अगर आप फिर भी नहीं करते हो तो आप लायबल हो जाओगे फॉर डैमेजेस। प्लीज चेक इट, रीड इट। आपका ये हो गया तो मुझे बोलो कि हो गया। चलिए, अगर मैंने कोई इंपोर्टेड ज्वेलरी सुहानी सोनी को दिखाई कि बेटा अगर आपको ये पसंद हो तो रख लेना, नहीं तो मुझे वापस कर देना, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने गुड्स को डिलीवर किया टू सुहानी सोनी, इट डज नॉट मीन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। सुहानी ने वो खरीद लिया ऐसा माना जाएगा? नहीं। डिलीवरी को क्या नहीं मानना चाहिए, एक्सेप्टेंस मानना नहीं चाहिए। एक्सेप्टेंस यानी क्या, बाय कर लेना। डू यू अग्री? अब कब माना जाएगा, जब सुहानी मुझे बोले कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है सर, तब, या फिर जब सुहानी उस चीज को क्या कर दे, किसी और को बेच दे या किसी और को गिफ्ट कर दे तो, या फिर वो बहुत समय होने के बाद भी क्या ना करे, मुझे रिटर्न करने से रिटर्न ना कर पाए। ये तीन कारणों से मैं क्या मान लूंगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। नंबर एक, जब वो खुद एक्सेप्ट कर ले। नंबर दो, वो प्लेस कर ले। नंबर तीन, वो रिटर्न होने से रुक जाए। आर यू क्लियर विद दिस 3 पॉइंट्स? हेलो।
हो गया? हो गया? ठीक है। बायर हैज टू एग्जामिन द गुड्स, डेफिनेटली यस। हर बार बायर को राइट मिलता है कि इस इसका गुड्स को इंस्पेक्ट करने का राइट मिलना चाहिए, इंस्पेक्ट करने का राइट बिफोर शी बाइज इट। अब सिर्फ दो ही चीजें बचती है बच्चों, एक है जे और एक है के। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर गुड ट्रांजिट में है, ट्रांजिट में यानी सेलर से निकल चुका है और बायर तक पहुंचा नहीं है, उसे हम ट्रांजिट कहेंगे। बोलो हाँ या ना? अगर निष्ठा तिवारी ने तलवार ने अपने घर के लिए, फंक्शन था घर पे, इवेंट था, तो 50 किलो आइस मंगवाया, वो निकला आइस दिल्ली से, जाना कहाँ था मैडम? मेरे गुड़गांव, राइट? तो दिल्ली से गुड़गांव तो कुछ टाइम लगेगा, गुड़गांव में कोई फैक्ट्री थी नहीं आइस की, और 2-2.5 घंटा अगर लगता है बाई चांस, इफ आई आई हैव नो क्लू कितना टाइम लगता है, अब 1.5-2 घंटा अगर इसका लगता है बेटा पहुंचने को, और वो आइस क्या हो जाता है? पिघलना शुरू हो जाता है, डिटोरिएट होता है, और फाइनली 40 किलो आइस पहुंचता है निष्का के पास। इसे हम क्या कहेंगे? डिटोरिएशन ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट। बोलो हाँ या ना? आइसक्रीम हम घर पे खाए या दुकान पे खाए, कहाँ पे अच्छा रहता है? स्टोर पे फ्रेश रहता है, घर पे पहुंचते पहुंचते थोड़ा पिघल जाता है। डोसा हम घर पे खाए या स्टोर पे, स्टोर पे अच्छा है, घर पे आके आके थोड़ा सा डिटोरेट हो जाता है। तो हर चीज में सेम कहानी है। ये कहता है कि रिस्क किसका रहेगा? देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, एनी रिस्क ऑफ डिटोरिएशन इन गुड्स इंसिडेंट टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, इंसिडेंट टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट यानी इसका पता है क्या? जो नॉर्मल है, नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है, वो कौन बेयर करेगा? कौन भाई? भाई यानी थोड़ा सा बर्फ पिघल गया, अरे मैडम जी समझ में नहीं आता है क्या, थोड़ा तो पिघलेगा, बाहर को बेयर करना पड़ेगा। आइसक्रीम थोड़ा सा पिघला, थोड़ा सा पिघला, अरे यार थोड़ा तो पिघलेगा ना यार, वहां से खाओ, यहाँ पे फर्क। डोसा गरम गरम कड़क आया वहां पे, जाके तो दब गया था, अरे दब गया डोसा, अरे तब घर पे खाएगा तो कुछ तो होगा कि नहीं? नॉर्मल लॉस कौन बेयर करेगा? बायर। ठीक है, अगर इसका कहे सर वो आइसक्रीम तो मिल्कशेक बन के आया, क्या बात कर रहे हो? तो कौन बेयर करेगा? जिसके कारण वो मिल्कशेक बना, वो। गलती किसकी थी? सर बायर ने एड्रेस गलत दे दिया था, चेक करो सर, उसने रास्ता ही अलग दे दिया, इसलिए गलती हुई। बायर बेयर करेगा। एड्रेस सही था, तूने गलत समझा, सेलर बेयर करेगा। तो जिसने अबनॉर्मल लॉस कौन बेयर करेगा? जिसके कारण डिले हुआ है। नॉर्मल लॉस कौन बेयर करेगा? बायर 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 बायर। मैं रत्नागिरी से मैंगोज मंगवाता हूँ ना, तो 24 में से 4 मैंगोज पूरी खराब आती है। क्यों? रत्नागिरी से मंगवा रहा हूँ ना, थोड़ा तो लॉस होएगा। मैं घर के जैसे मंगाऊंगा तो रेडीमेड सब अच्छा ही आएगा, लेकिन वो महंगा होगा, क्योंकि वो फ्रेश आता है, यहाँ से चेक करके देना पड़ता है। तो आप पढ़ लीजिए।
आई होप आपने पढ़ लिया होगा। लास्ट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। कोई डाउट है तो मुझे पूछो, उसका नहीं डाउट या पहले खुद पढ़ना फिर मैं समझाता हूँ। डिलीवरी टू अ कैरियर और अ वॉकिंग, लास्ट कॉन्सेप्ट। देखो, रतलाम और मुंबई। रतलाम से आपने मेरे लिए रतलामी सेव भेजी। आपने पूछा कि कौन सा ट्रांसपोर्टर, मैंने बोला जोशी ट्रांसपोर्ट। मैंने पूछा आप कौन से भेजते, तो आपने बोला अग्रवाल ट्रांसपोर्ट। अगर आपने जोशी ट्रांसपोर्ट में भेजा होता तो जैसे ही जोशी ट्रांसपोर्ट में आपने अपलोड किया, नॉर्मली ओनरशिप मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा माना जाएगा, क्योंकि आपने मेरे कहने पे मेरे वाले ट्रांसपोर्टर को वो गुड्स भेजे हैं। लेकिन अगर आप आपके वाले ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो गुड्स बेचते, दैट इज अग्रवाल ट्रांसपोर्ट कंपनी से, तो वो पूरे ट्रांजिट में रिस्क मेरा नहीं आपका रहता, जो उससे बेचते तो मेरा रहता। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया गया है, वो समझा मैं क्या बोला। अब यहाँ पे वापस दिखाता हूँ। कैरियर या वॉफिंगर, वाटर में वॉफिंगर होता है, कैरियर रास्ते पे होता है, ठीक है। इन पर्सन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज प्राइमरी डीम्ड टू बी डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिलीवरी ऑफ गुड्स किया गया है तो डिलीवरी तो किसको माना जाएगा, बायर को। इफ द कॉन्ट्रैक्ट से स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द कैरियर, द सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स सच टू द सेम कैरियर। यानी कौन सा कैरियर मैंने बोला था, कौन सा, जोशी जोशी कैरियर। इफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बायर आर कैरिड आउट प्रॉपर्ली, द रिस्क इज ऑफ होम, बायर यानी मेरा। If the buyer's instructions are not carried out properly, the goods remain with the risk of seller। मतलब अग्रवाल ट्रैवल्स सेलर का रिस्क, जोशी ट्रैवल्स बायर का रिस्क। इसी के साथ हमारा टॉपिक क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। आई होप क्लियर। Am I going fast? Am I going fast? Am I sure? पक्का श्योर। हम इस पार्ट पे इसको शुरू कर देते हैं, चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज रिगार्डिंग यू नो व्हाट। चलो इसके पहले आई थिंक मैं आपको ये समझा देता हूँ, आपको और इजी हो जाएगा। ये लाइन को रीड करो सिर्फ, चैप्टर नंबर 5। ये पूछता है कि रिस्क और ओनरशिप साथ साथ चलते हैं या नहीं। अगर ये बाटली मेरी है, तो बॉटल मेरी है, तो इसका ओनरशिप मेरा, तो इस बॉटल का रिस्क भी मेरा। कार खरीदी है, कार ओनरशिप मेरी, तो उसको उससे किसी को कुछ हो जाए तो उसका रिस्क भी मेरा। तो शादी करने के बाद ओनरशिप आपकी तो रिस्क भी आपका। आपको गरम गरम रोटी खिलाएगी तो आपकी ओनरशिप आपको खुशी मिलेगी। कार को झगड़ा करेगी मम्मी, बीवी मम्मी की कंप्लेन करेगी, तो रिस्क भी किसका, आपका। तो रिस्क और ओनरशिप कहाँ चलते, साथ साथ या अलग अलग चलते हैं।
जिंदगी के साथ साथ चलते हैं। अब ये कहता है कि सिर्फ 3 कारण है सुहानी, 3 कारण, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 कारणों से रिस्क और ओनरशिप क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। रिस्क किसी और का, ओनरशिप किसी और। कहता है फर्स्टली, जब गुड्स डिलीवर, where delivery of goods has been delayed due to fault of seller or buyer, जब डिलीवरी ऑफ गुड्स हैज बीन डिलेड ड्यू टू फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर, द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी। यानी मैं भले ही ओनर हो चुका हूं, लेकिन आपके रीजन से अगर मेरा गुड्स डिलीवर रहने लेट होकर खराब हुआ या डिलीवर लेट हुआ, तो उसका फॉल्ट किसका, द पर्सन कॉजिंग द डिले। किसका रिस्क, द पर्सन जिसके वजह से डिले हुआ, वो रिस्क बेयर करेगा, भले ओनर कोई भी हो। सेकेंडली मत पढ़ना, थर्डली पढ़ो। थर्डली में लिखा है कि रिस्क और अलग अलग किया जाता है बाय व्हाट, बाय व्हाट। मैंने एक कार खरीदी, मर्सिडीज खरीदी, मर्सिडीज बहुत बड़ी थी, मेरे पास जगह रखने की नहीं थी। मैंने सेलर को कहा कि भैया आपके गैराज में रखिए 2 महीने के लिए, मेरे को नया घर के बदले एक छोटा सा गैरेज लेना पड़ेगा। भैया बोले ठीक है, भैया बोले ठीक है। अब ये केस के अंदर सुना ध्यान से, गाड़ी मेरी है लेकिन कहाँ पड़ी है, सेलर के पास। मैंने कहा भैया मैं 2 महीने का दे दूंगा रेंट आपको, गाड़ी में कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ हुआ तो आपकी जिम्मेदारी। तो ठीक है सर, यानी आपने अग्रीमेंट करके क्या कर दिया, रिस्क को ओनरशिप क्या कर दिया, अलग कर, ओनरशिप मेरी, रिस्क तुम्हारा। हेलो, मतलब पहला डिले जो करे वो भुगते, दूसरा अग्रीमेंट के कारण आप अलग अलग कर सकते हो, और नंबर 3 जो अपना सेकंड है कि हमारे कंट्री के, हमारे देश के क्या कस्टम्स या ट्रेड से क्या हो सकता है, रिस्क अलग हो सकता है। किससे अलग हो सकता है, कस्टम या ट्रेड से। किससे अलग हो सकता है, कस्टम या ट्रेड से। तो इसका मतलब एक बार समझा देता हूँ। अगर आपने टीवी खरीदा दुकान में जाके, आइडेंटिफाई किया, अग्री किया, खरीद लिया, पेमेंट कर दिया, डिलीवरी उठा के लेके जाओगे, नहीं नहीं साहब देने आओ, ठीक है। अब बंदा देने आ रहा है आपको नेक्स्ट डे सुबह को, आपने घर पे चांद सुधा टीवी आ रहा था ऊपर, तो आप रेडी पड़े थे, स्लीपर विपर तोड़ोगे और तैयार व्यार होके बैठे थे सब। अब वो जो डिलीवरी वाला बंदा था, वो बंदा जो था वो बूढ़े अंकल थे, स्लिप हो गए एंड में, तो अंकल स्लिप हो गए एंड में और टीवी गिर गया, अब टीवी टूट गया, हुल बेयर द रिस्क, सेलर या बायर। सर यहाँ पे डिले, कोई डिले डिले नहीं है डिलीवरी का, गलती से गिर गए हैं तो पॉइंट नंबर 1 आता नहीं है, नंबर 3 अग्रीमेंट बना नहीं है। और जब आपने गुड्स खरीदा, ट्रांसफर हो चुका था, बिल बन गया, पेमेंट कर दिया और आइडेंटिटी अलग कर दिया, तो बिल भी बन चुका है कि आपका आपका ये टीवी है, फिर भी आप क्या कहोगे, भैया आपको ही वेयर करना है, सेलर को ही वेयर करना है। क्यों, कॉमन सेंस है देश का कि जब तक घर में टीवी लगेगा नहीं, चालू होगा नहीं, दिखेगा नहीं, तब तक किसका रिस्क रहेगा, सेलर का। बाकी क्या भाड़ में, ये क्या है आपका, यहाँ पे मम्मी लॉ नहीं सिखाती, वो कहती, चुप बैठ बेटा, मैं लॉ सिखाती हूँ तुम लोग को, रिस्क मेरा रहेगा तुम्हारा। सेलर में मैडम आपके बच्चे को पूछो सीए कर रहा है ना, कि ओनरशिप हो चुकी है, रिस्क ऑफ द बायर। सीए गया तेल लेने, मैं पैसा जो भी दे वापस करो, टीवी नया टीवी दे दो, मुझे टीवी नहीं चाहिए, टूट गया है। क्यों, ये क्या है, ये कस्टम्स है, ये आपका आपके एरिया का रूल है, जो जिससे क्या हो गया, ओनरशिप आपकी, रिस्क सेलर का। 3 कारण आपको समझ में आते हैं कि रिस्क ओनरशिप साथ साथ चलते हैं, लेकिन वो अलग 3 रीजन से हो सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 अग्रीमेंट से, नंबर 2 डिले और डिलीवरी से, नंबर 3 कस्टम से। क्लियर विद दिस, ठीक है। अब मैं आगे जाऊं, आगे उन्होंने पूछे पता है क्या,
मैं बताता हूँ आपको, ओनरशिप किसकी है, सेलर की या बायर की? ओनरशिप किसकी है, सेलर की या बायर की? तो सेल हो गया है तो बायर की, और नहीं हुआ है तो सेलर की। जानना जरूरी क्यों है कि उस समय पे सेल हुआ है या नहीं? उस समय पे कॉन्ट्रैक्ट उस समय पे सेल हो चुका है या होने वाला है? सर वो देखते हैं क्यों जानना जरूरी है, तो ये कहता है जानना जरूरी इसीलिए है क्योंकि अगर अगर सेल हो चुका है तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये समझ में आ जाएगा कि भाई रिस्क कौन बेयर करेगा। नंबर दो, अगर कोई थर्ड पार्टी ने हमारे हमारे गुड्स को डैमेज कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, तो फिर उस पर केस कौन कर पाएगा? इसलिए जाना जरूरी है कि ओनर कौन है, सेलर या बायर। प्राइस क्लेम हम कब कर पाएंगे? अगर सेल हुआ है तो ही। अग्रीमेंट टू सेल में हम प्राइस क्लेम कर पाते नहीं है, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पार्ट, इंसॉल्वेंसी के वक्त क्या गुड्स लेके जाएगा असाइनी? असाइनी कौन है सर? असाइनी अवॉइड होता है जब कोई इंसॉल्वेंट बनता है। मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दो लोग हैं। मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, और मिस्टर ए का एक एसी किसके पास पड़ा हुआ है? मिस्टर बी के पास पड़ा हुआ है। ये इंसल्ट हुआ कौन है? मिस्टर ए। उसका एसी कहाँ पे पड़ा है? बी के पास। और इंसल्ट हुआ कौन है, ए या बी? ए। आया असाइनी, आया असाइनी, आया एक असाइनी आया ए के पास, असाइनी आया ए के पास। और एक तो बोला कि सेठ जी आपके बुक्स पर एसी दिख रहा है, वो एसी कहाँ पे है? तो वो तो बी के पास, वो तो किसके पास पड़ा है? बी के पास। तो बोला अगर बी के पास पड़ा है तो वो लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि वो है तो आपका। सही बात है, तो बी के पास जाके लेके आया। ऑप्शन नंबर दो, अगर बी होता है इंसॉल्वेंट, कौन होता है? बी। तो बी के बुक्स में एसी था, बी के बुक्स में एसी था? नहीं था। एसी किसका था? ए का। और अगर बी इंसॉल्वेंट हुआ तो आया ऐसा सब लेने के लिए ऐसे, तो बोला सर आप ये नहीं लेके जा सकते, क्यों? मेरा नहीं है, ये तो ए का है। इंसॉल्वेंसी में क्या असाइनी आपके गुड्स लेके जाएगा या नहीं, उसको जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि आप ओनर हो या नहीं। इंसॉल्वेंसी में असाइनी आपका गुड्स लेके जाएगा या नहीं, उस वक्त जानना वो किस पे डिपेंड करेगा, आप ओनर हो या नहीं। यानी पलक समझ ये बनता है दो ही चीजों पे। अगर आप इंसॉल्वेंट हो और आप और अगर आप इंसॉल्वेंट हो आप ही ओनर हो तो गुड्स जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर आप ही इंसॉल्वेंट हो, आप ही ओनर, तो गुड्स जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं। डू यू एग्री विद ऐसे? तो टोटल चार कारणों से जानना जरूरी है कि ओनरशिप ट्रांसफर हुई या नहीं। नंबर एक, रिस्क कौन बेयर करेगा। नंबर दो, थर्ड पार्टी पे केस कौन करेगा। नंबर तीन, इंश्योरेंस में गुड जाएगा या नहीं। नंबर चार प्राइस क्लेम होगी या नहीं। नंबर एक, रिस्क। नंबर दो, थर्ड पार्टी सूट। नंबर तीन, इंसॉल्वेंसी रिस्क। नंबर चार, प्राइस। ये चार कारणों के लिए जाना जरूरी है कि रिस्क, सॉरी, ये चार कारणों की वजह से जाना जरूरी है कि ओनरशिप किसकी है, सेलर की या बायर की। सेल हो गया है तो बायर की, और नहीं हुआ है तो सेलर की। समझा? मैं अगर अभी 10 मिनट और पढ़ाऊंगा ना तो खत्म हो जाएगा, तो नंबर टू भी खत्म हो जाएगा। आ जाओ, मैं फिनिश कर देता हूँ। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ विच गुड्स? अनअसर्टेन गुड्स। दूसरा, स्पेसिफिक गुड्स। और तीसरा, गुड्स सोल्ड ऑन सेल बाय अप्रूवल। तीन ही क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है सिर्फ? तीन। नेमो डेट कॉड नॉट हैबिट का आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड इट। आप अभी मत देखना, पहले स्क्रीन पे फोकस करो, ठीक है? और ये टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा? समाप्त, ठीक है?
नंबर 1 अनसर्टेन गुड्स, नंबर 2 स्पेसिफिक गुड्स, और नंबर 3 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल वाले गुड्स। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला, अगर गुड अनसर्टेन है तो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी? तो जब वो क्या होंगे? असर्टेन। The ownership of uncertain goods gets transferred when a goods gets ascertained. So how does goods get ascertained? तो ये कहता है by what? By what? By appropriation. गुड्स असर्टेन कैसे, गुड्स को अलग कैसे किया जाता है? अप्रोप्रिएट करके। अंग्रेजी के अप्रोप्रिएट का मीनिंग क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ गुड्स with consent of parties. सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद कंसेंट ऑफ पार्टीज, यानी अनसर्टेन गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होगी? असर्टेनमेंट से होगी। असर्टेनमेंट कैसे होगा? अप्रोप्रिएशन से होगा। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या? सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। तब जाके अनसर्टेन गुड्स असर्टेन बन जाएंगे। मैंने आपको सिखाया हुआ है, व्हेन आई टॉट यू व्हाट इज असर्टेन गुड्स, डू यू एग्री? अनसर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स में पढ़ाया था मैंने। जब ये प्रोसेस पूरा होता है तब जाके ओनर ट्रांसफर हो जाती है, और तब जाके बायर ओनर बनता है। अब इसके ना, इसके कुछ कंडीशंस है, जिसका कुछ कंडीशंस है, आइए उस कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, देखो गुड कैसे होने चाहिए, पहले ये पढ़ लो। चलो पहले ये पढ़ लो, पहले इतना पढ़ लो बिफोर आई टीच यू कंडीशन। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, आपको समझ में आएगा। मैंने आपको ये बोल दिया था। अब ये कहता है, सुनना ध्यान से, ये अप्रोप्रिएशन करते वक्त ध्यान रखिएगा कि गुड्स कैसे होने चाहिए, वही जो मांगे थे, वही क्वालिटी जो मांगी थी। नंबर 2, वो डिलीवरी स्टेट में होने चाहिए, यानी पैक्ड होने चाहिए, प्रॉपरली डिलीवरी स्टेट में होने चाहिए, उसमें कुछ बचा होना नहीं चाहिए। नंबर 3, द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपने जैसा कॉन्ट्रैक्ट में बोला वैसा ही किया, वैसा और कुछ चेंज नहीं लाया। अनकंडीशनली यानी बाद में कोई चेंज किया नहीं। द अप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय डैश, या तो अप्रोप्रिएशन सेलर ने किया हो और बायर ने एसेंट दिया हो, या तो अप्रोप्रिएशन बायर ने किया हो और एसेंट सेलर ने दिया हो। ये शब्द को समझने की कोशिश करें तो अगर मैं ऐसा कहूं कि सेलर ने हमारे लिए तरबूज निकाला और हमको दिखाया कि देखो अच्छा है, तो सिलेक्ट उसने किया है, एसेंट हमने किया है। या तो मुस्कान सोनी ने एक डब्बे में से 4 चॉकलेट निकाली सेलर दुकान में से और कहा कि भैया मैं 4 चॉकलेट लिए, 4 रुपए रखे, तो सिलेक्ट मुस्कान ने किया एज अ बायर, और कंसेंट किसकी ली? सेलर की। यानी अप्रोप्रिएशन कौन कर सकता है? या तो बायर विद कंसेंट ऑफ सेलर, या तो सेलर विद कंसेंट ऑफ बायर। हेलो। और वो कैसा होता है? बोलने से या इनडायरेक्टली, खाली दिखा दिया, कुछ बोला नहीं। तो एसेंट जो है
वो कभी कभी नहीं कहता, वो सब्जी वाला भैया ऐसा तराजू दिखाता, तराजू देखो, तो कली का निकाल देखो तो लाल है, मतलब बोलता नहीं है, इम्प्लाइडली भी कर सकता है या एक्सप्रेसली भी कर सकता है। और ये अप्रोप्रिएशन, ये एसेट, द एसेट जो दिया गया है वो अप्रोप्रिएशन के पहले भी हो सकता है और बाद में भी। सर पहले कैसे हो सकता है, बाद में समझ में आया। मुस्कान सोनी को बोला, मुस्कान बेटा मैं घर जा रहा हूँ खाना खाने, दुकान खोली पड़ी है, तू चॉकलेट लेके चली जाना और पैसा वहां पे रख देना, ठीक है। तो मुस्कान ने अप्रोप्रिएट तो किया ही नहीं है, अप्रोप्रिएट करने से पहले ही सेलर ने क्या दे दिया, एसेट दे दिया। तो एसेट कब दे सकते हो, पहले या बाद? तरबूज खरीदेगा ऐसा भाई, तरबूज, मैंने कहा भैया जी एक कोई भी आपके साथ अच्छा वाला दे देना, मैं निकलता हूँ घर पे छोड़ के जाना। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने में अप्रोवेशन होने से पहले मैंने एसेट दे दिया, एसेट पहले भी हो सकता है बाद में। तो एग्जाम में आएगा, और 100% आएगा, 1000 बार आ गया ये क्वेश्चन। अभी दिसंबर में भी था, वैलिड अप्रोप्रिएशन के कंडीशन बताइए। पहला कंडीशन क्या आएगा इसके अंदर, सर पहला कंडीशन गुड्स डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होने चाहिए, गुड्स क्वालिटी के हिसाब से होने चाहिए। दूसरा एसेंशियल, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए। तीसरा एसेंशियल, गुड्स अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट होने चाहिए। चौथा एसेंशियल, एसेट में बी गिवन बाय, एसेट में बी गिवन बाय सेलर और में सॉरी अप्रोप्रिएशन बाय सेलर विद द एसेट ऑफ बायर और बाय द बायर विद द एसेट ऑफ सेलर। वो एक्सप्रेस भी हो सकता है या इम्प्लाइड भी हो सकता है, और वो बिफोर भी हो सकता है या आफ्टर भी हो सकता है। एग्जाम क्वेश्चन 6 मार्क क्लियर है। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, नहीं तो ये टॉपिक और जल्दी खत्म हो जाएगा। आज का सेशन समाप्त हुआ। आपको मैं चीज एक बताना चाहता हूँ, लाइक द सिस्टम गेट रिकॉर्डेड। आज आपने नोटिस किया होगा तो हमने बहुत ज्यादा कंटेंट कवर किया, लेकिन ये कंटेंट कवर करने में मैंने एक चीज छोड़ी। क्या छोड़ी पता है आपको? मैंने आपको पूछना छोड़ दिया। तो मैंने ये नहीं पूछा कि आप बताओ, आप बताओ आपका वीडियो ऑफ है या ऑन है, आप जाग रहे हो या सो रहे हो, आप जागना चाहते हो या सोना चाहते हो। नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो उससे क्या एडवांटेज मिलेगा आपको, जो शायद आपको एडवांटेज लग रहा है। सर ने मुझे बोला कि सर बच्चों को लग रहा है कि थोड़ा सर जल्दी नहीं पढ़ाते, आपको पढ़ाने में तो अभी भी मैं स्लो लगता हूँ खुद को। लेकिन जब मैं फेस टू फेस नहीं हूँ आपके साथ, और जब मैं आपके साथ लाइव हूँ, तो मुझे जिम्मेदारी लगती है कि मैं आपको देखूं, समझूं, आपको पूछूं, कहूं और फिर कवर करूं। उसको करने में समय जाता है, इसका मेरा या आपका मेरा जाता है। आपको क्या है, आपने तो फीस पे कर दी है जितनी भरनी थी, लेकिन टाइम तो मेरा जा रहा है ना। जब मैं आपको, आई टेक मोर टाइम टू टीच यू, यस और नो। लेकिन फिर भी आई आस्क, मैंने लेक्चर में कम से कम 10 बार पूछा होगा किसी भी स्टूडेंट को, मिनिमम 10 बार, कि आप बताओ या आप बताओ या आप बताओ या आप बताओ या आप बताओ, डू यू एग्री? और जब तक आपने मुझे बताया नहीं मैं आगे, पर दैट टेक्स टाइम और नॉट, दैट इज वन पैटर्न ऑफ लर्निंग, जब हम इंटरेक्ट करके आपको सोचने को मजबूर, अभी आप, मैंने वो नहीं किया ना, अभी वो आपको करना पड़ेगा क्लास खत्म होने के बाद। कि सर ने जो पढ़ाया अभी मैं चुपचाप बैठ के क्या कर लूँ 1 घंटा, ऐसा पकड़ो कान, ऐसा पकड़ो कान, वरना that interaction I gave you in the class. But फिर भी I am more happier to do this, you know why? It saves my time. It saves my time. And that's what I did today. It saved my time. मेरा चैप्टर एक जल्दी खत्म होगा। आपने सोचा नहीं होगा कि हमने वो चैप्टर फिनिश कर दिया, नया चालू करके नया फिनिश कर दिया, और उसके बाद का शुरू करके वो भी फिनिशिंग एंड पे कर दिया। ये पेज पे वो भी कितना टाइम हुआ हमारे, 7:40 को शुरू किया, 7:40 को, राइट? 9 मतलब कितना टाइम हुआ, 60 प्लस 20, 80 मिनट। ठीक है, आई सी यू टुमारो नेक्स्ट टाइम 7:30 अप्रॉक्स, कल शाम को मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, आओ जो जय जय।